942 से 950 के बीच गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का लगभग पतन हो गया और परिणाम स्वरूप अनेक नए साम्राज्यों का उत्तर भारत में उदय हुआ। उनमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उसका पड़ोसी चंदेल वंश का साम्राज्य था। इनका केंद्र था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अंतर्गत संपूर्ण मध्य क्षेत्र को अपने अधिकार में करते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया। उस समय यशोवर्मन नाम का राजा चंदेल साम्राज्य का प्रमुख था। बड़ा वीर था, महत्वाकांक्षी था। सीधे सीधे उसने गुर्जर प्रतिहारों को चुनौती नहीं दी, लेकिन उसके उपरांत भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक समय ऐसी स्थिति आई कि पश्चिम में उसका साम्राज्य चौहानों के राज्य से लगता था और संपूर्ण पूर्वांचल, संपूर्ण दक्षिणी प्रदेश और मध्य भारत इस पर इस साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित हो गया। एक एक करके विजय प्राप्त कर ली, यहां तक कि मालवा पर भी विजय प्राप्त कर ली, कलचुरी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली और हिमालय से लेकर काशी तक और चौहान साम्राज्य से लेकर के कामरूप तक के संपूर्ण क्षेत्र में इनका प्रभाव स्थापित हो गया। इस वंश में बड़े अद्भुत पराक्रमी सम्राट हुए। यशोवर्मन के बाद धंग ये शक्ति का पुंज था और इसने अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साथ साथ दक्षिण भारत में भारत की 4 शक्तिशाली राज्यों पर भी उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। यहां तक कि सुदूर दक्षिण में सिंगल द्वीप पर, जिसको वर्तमान में लंका कहते हैं, उसमें भी विजय प्राप्त की। परंतु समुद्रगुप्त की तरह दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य प्रस्थापित नहीं किया, लेकिन प्रभाव स्थापित किया और एक प्रकार से संपूर्ण भारत में धंग का प्रभुत्व, धंग की प्रतिष्ठा, धंग का पराक्रम ये मान्य हो गया। ये जो स्थिति बनी तो लोग भूल गए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या पोजीशन थी। लोग भूल गए कि और साम्राज्यों की क्या स्थितियां थी। लेकिन धंग का साम्राज्य जितना विकसित था, इसलिए विदेशियों को और बाकी लोगों को भी भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। धंग के बाद में गंड और गंड के बाद उसका उत्तराधिकारी विद्याधर। विद्याधर के समय चंदेल साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। मालवा का भोज तक, जो आगे चल के बड़ा सम्राट बना, वो तक विद्याधर को अपना राजनीतिक गुरु मानता था। इसके साम्राज्य की इतनी शक्ति थी कि उस शक्ति के धाक केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी थी। ये जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह बात सत्य है कि गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद में उत्तर भारत का साम्राज्य बिखर गया। अनेक छोटे छोटे साम्राज्य बन गए, लेकिन वो साम्राज्य सब ऐसी स्थिति में थे
कि वो अकेले अकेले भी किसी भी ताकतवर विदेशी आक्रामकता को समाप्त कर सकते थे, पराजित कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन आपस में लड़ना, आपस में संघर्ष करना, ये बराबर चलता रहा। हर राजा की अपनी महत्वाकांक्षा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की आकांक्षा, वो एक दूसरे को युद्ध के लिए तत्पर करती थी। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक शक्तियां घटती गई, ताकत कम होती गई। ये भी ठीक है कि जब सेना युद्ध में लड़ती है तो उसमें पौरुष जागृत होता है, पुरुषार्थ जागृत होता है। जब सेना लड़ना बंद कर देती है तो वो बिल्कुल बेकार, हताश, निराश हो जाती है, उनको शस्त्रों को जंग लग जाता है। लेकिन युद्ध के बाद जब उसमें यह भूल जाता है कि यह हमारा देश का मामला है और यह पराया मामला है, विदेशी मामला है, यह जब भूल हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण देश को भोगना पड़ता है, किसी एक राज्य को नहीं। यहां मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, वो यह है कि वर्तमान इतिहास के अंदर यह माना जाता है, विशेषकर इतिहासकार फरिश्ता लिखता है, अन्य कोई इतिहासकार नहीं लिखता। न भारतीय इतिहास का कोई साक्ष्य इस प्रकार की बात कहता है, न मुस्लिम इतिहासकारों के साहित्यकार इस प्रकार की बात कहता है। केवल फरिश्ता एकमात्र है। यद्यपि उस काल में फरिश्ता नहीं हुआ। ये बात कर कि जब गजनवी में सुबुक्तगीन आगे बढ़ रहा था, भारत में घुस रहा था, उस समय भारत की सीमाओं पर ये भारत के सब राज्य, इनके प्रतिनिधि मिलकर के सेना सहित इकट्ठे होकर के उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए गए और पराजित हुए। ये एकदम गलत है, ये झूठ है सरासर, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। फरिश्ते के इस घटनाक्रम का कोई समर्थन नहीं करता, कोई पुष्टि नहीं करता, इसलिए यह मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आगे चल करके फरिश्ता यह भी लिखता है कि महमूद गजनवी वो गजनी से आगे बढ़ा, भारत को जीतता हुआ थानेसर तक पहुंचा और थानेसर के बाद में उसने मथुरा पे आक्रमण किया, उसने कन्नौज पे आक्रमण किया, उसने विद्याधर से संघर्ष किया। लेकिन ये संपूर्ण घटनाक्रम यथार्थ नहीं है, ये सत्य से परे है। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये भी फरिश्ता का मामला है, ये फरिश्ता का लिखा हुआ है। महमूद गजनवी का इतिहास लिखने वाला इतिहासकार उत्बी, जो उसका सचिव भी था, गजनी में रहता था, उसने कहीं भी इस प्रकार का जिक्र नहीं किया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आकर संपूर्ण भारत को विजय किया, या उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, वो गुजरात पहुंचा, कहीं नहीं लिखा उसने। थानेसर तक लिखा। क्या उत्बी को गजनवी ने अपनी नौकरी से निकाल दिया था? नहीं। क्या गजनवी ने उत्बी को अपने पद से मुक्त कर दिया था? ऐसा भी नहीं। तो क्या वो मर गया था? ऐसा भी नहीं, क्योंकि उत्बी मोहम्मद गोरी के समय तक भी जिंदा था। यदि उसने नहीं लिखा तो सत्य कैसे हो सकता है? यद्यपि वो मोहम्मद गजनवी के साथ नहीं आया था भारत में, लेकिन जो कुछ भी समाचार गजनवी द्वारा प्राप्त होता था उसे वो इतिहास में लिख लेता था। उसने कहीं नहीं लिखा, लेकिन फरिश्ता के आधार पर वर्तमान इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं कि उसने कन्नौज पे आक्रमण किया, 1018 पे पहला आक्रमण किया। कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद उसने विद्याधर से संघर्ष लेने का प्रयत्न किया। विद्याधर की विशाल सेना को देख करके वो घबरा गया और गजनी लौट गया।
1022 में फिर से उसने आक्रमण किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि विद्याधर से संघर्ष कर सके और उससे मित्रता करके, संधि करके वो वापस गजनी लौट गया। लेकिन ये फाल्स है, ये झूठा है। ये झूठा इसलिए है कि थानेसर पर आक्रमण करने के बाद में वो भारत के आंतरिक हिस्से में बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि वहां चौहान साम्राज्य था। चौहान साम्राज्य भी शक्तिशाली था और दिल्ली का, योगिनीपुर का तंवर साम्राज्य, वो साम्राज्य भी चौहानों के अंतर्गत था। गोविंद चौहान से इतिहासकार लिखते हैं कि वो मोहम्मद गजनवी में पराजित हो गया, और यही कारण है कि थानेसर में उसके मंत्रियों ने, उसके सेनापतियों ने ये सुझाव दिया कि दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयत्न अपने को नहीं करना चाहिए, इस समय उचित नहीं है, ये ठीक नहीं, अपने लिए नुकसानकारक है। इसलिए वो आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वहीं से वो लौट गया। लौटने के बाद फिर से जो आक्रमण किया उसका वर्णन मैं आपके बाद में करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि 1022 तक भारत में चंदेल साम्राज्य बहुत अच्छी स्थिति में था। 1029 के बाद धीरे धीरे विद्याधर की मृत्यु के बाद में चंदेल साम्राज्य की स्थिति कमजोर होती गई। यद्यपि ये साम्राज्य बना रहा, लेकिन स्थिति कमजोर होती गई। उसके बाद मालवा की शक्ति जागृत हुई, उसके बाद चौहानों की शक्ति जागृत हुई। इसका वर्णन मैं फिर आगे करूंगा।